जो डॉक्टर साहबुद्दीन सिवान के रहने वाले हैं, उन्हें भी सरकार ने बरी किया, अदालत से जमानत मिला। और उस वक्त में सरकार जो आज जुगलबंदी है चाचा भतीजे की, उस वक्त में भी चाचा और भतीजे की ही सरकार। साहबुद्दीन, जिस साहबुद्दीन के इशारे पर सारण का सारा टिकट बंटता था, जिस साहबुद्दीन का अपना एक इकबाल था, वो साहबुद्दीन कहते हैं कि एक व्हाइट हाउस अमेरिका में और दूसरा व्हाइट हाउस सिवान में। हिना साहब का अपना एक अस्तित्व है। जिस परिवार जिस खानदान से वो जुड़े हैं, उनका बेटा भी बहुत काबिल है। हमने तो आजम साहब तक का स्वागत करने को हम खड़े थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपनी कुर्सी छोड़ के नीचे दरी पे बैठने को तैयार थे। लेकिन जब तक ये लोग नहीं समझेंगे तो आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी। क्या मजबूरी रही गोपालगंज की जनता की? गोपालगंज लालू यादव जी का गृह क्षेत्र है और वो गोपालगंज, जिस गोपालगंज में प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब का भी जन्म धरती। 2025 बगैर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार में सरकार नहीं तक इस प्रकार प्राप्त हो। एक पुराना कहावत है कि भैंस मरे या भैंसा, हमको चाहिए पैसा, है ना। तो इनकी सोच है कि चाहे नुकसान अगरी जाति का हो या पिछड़ी जाति का हो या बैकवर्ड का हो, दलित का हो या माइनॉरिटी का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये वही नीतीश बाबू हैं जो डॉक्टर साहबुद्दीन सिवान के रहने वाले हैं। उन्हें भी सरकार ने बरी किया, अदालत से जमानत मिला। और उस वक्त में सरकार जो आज जुगलबंदी है चाचा भतीजे की, उस वक्त में भी चाचा और भतीजे की ही सरकार थी। और साहबुद्दीन साहब जब जमानत पर रिहा होकर के अपने घर आए, तभी यही सुशासन बाबू सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील दायर करते हैं कि इनकी जमानत को रद्द किया जाए और इनके पुराने केस को कुरेदा जाए। तो मैं क्या समझूं? अगर मैं सच बोलूं तो ये हमसे कहेंगे मुसलमानों की बात करते हैं। लेकिन भैया, अब सच पे ताला थोड़ी लगा दोगे। ये हाथ कंगन को अर्सी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का। हम सब ने देखा कि वो साहबुद्दीन, जिस साहबुद्दीन के इशारे पर सारण का सारा टिकट बंटता था, जिस साहबुद्दीन का अपना एक इकबाल था, वो साहबुद्दीन कहते हैं कि एक व्हाइट हाउस अमेरिका में और दूसरा व्हाइट हाउस सिवान में है। लेकिन ऐसी क्या बाध्यता थी कि आपने उन्हें पुनः जेल भेजने का काम किया? ऐसी क्या बाध्यता थी कि आपने उन्हें जो है पुराने जितने भी केस थे उसको कुरेदने का काम किया? तो इसलिए कि वो मुसलमान थे। अगर ऐसा है तो मैं आपका विरोध करता हूँ। चाहे देश का मुसलमान हो, देश का दलित हो, देश का अगरा हो, पिछड़ा हो, सबको बराबर का न्याय मिलना चाहिए और यही हमारा संविधान कहता है। जिस हिसाब से कानून में फेरबदल किया गया और आनंद मोहन को जेल से छुड़ाया गया, उसके तो भाजपा कह रही है कि फिर से बिहार में जो है गुंडा राज आ गया है, फिर से बिहार। आपका क्या कहना? चलनी दुसलक बरनी के, जेकरा में खुदे 77 गो छेद। भाजपा को शर्म नहीं आता इस तरीके का बयानबाजी करते हुए, जो बलात्कारियों को रिहा करने का काम करता है। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे राजनेताओं को। और धन्यवाद करता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट का, जो आम लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, उन्होंने फिर से स्टैंड लेने का काम किया है। ये बात करेंगे अपराधियों की और बलात्कारियों की, जिनकी पार्टियों में बलात्कारियों का बाढ़ हो, जिनकी पार्टियों में विनोद संगर जैसे बलात्कारी और हत्यारे बैठे हों, साक्षी महाराज जैसे बैठे हों, और वो चिन्मयानंद बाबा जो तेले लगवाते हैं दिने रातें। तो इन लोगों से क्या उम्मीद कीजिएगा? मैं तो बस कहा ना कि हमारा नेता कुर्सी की लालच में नहीं चला है। हमारा नेता प्राइम मिनिस्टर बनने की राह में नहीं, वो ये कहते हैं कि मैं रहूं ना रहूं। लेकिन हमारे देश के लोग, हमारे देश का नौजवान इतना साक्षर हो जाए, इतने काबिल हो जाए कि वो अपने मुस्तकबिल, अपने भविष्य का फैसला कर सके। और उसी मिशन को लेकर के हम सब चले हैं। और आप गाज़ियाबाद में मिले, आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। और आपसे मैं अपना ये साझा करना चाहता हूं कि गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। हाँ। और ऊपर वाले ने चाहा, गाज़ियाबाद की जनता पढ़ी लिखी जनता है। मैं समझता हूं कि हमारे बैरिस्टर साहब को समझ रहे होंगे वो,
निश्चित रूप से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम नगर निगम के सदन में मजबूती के साथ मजलूमों की आवाज़, क्षेत्र की आवाज़ उठाने का काम हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्षद करेंगे। आपने शहाबुद्दीन साहब की बात किया, तो उड़ती उड़ती खबर आई है कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी जो हिना साहब है, उनको आपकी पार्टी स्वागत कर रही है, आपकी पार्टी में जुड़ने वाली। देखिए, हमारी पार्टी हर उन व्यक्तियों का स्वागत करता है जो अपने आप को मजलूम और ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और हिना साहब का अपना एक अस्तित्व है। जिस परिवार, जिस खानदान से वो जुड़े हैं, उनका बेटा भी बहुत काबिल है। हमने तो आजम साहब तक का स्वागत करने को हम खड़े थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपनी कुर्सी छोड़ के नीचे दरी पे बैठने को तैयार थे। लेकिन जब तक ये लोग नहीं समझेंगे, तो आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी, भैया देखते रहना। आ जाओ, अभी भी आप सबका स्वागत है। बैरिस्टर साहब के दामन को थामो, देश को बचा लो, संविधान को बचा लो, और पतंग निशान के सामने वाले बटन को दबा दो। आप पे आरोप लगता है कि उपचुनाव जो हुई थी गोपालगंज में, कहते हैं कि आपके वजह से आरजेडी हार गई। देखिए, हमारी वजह से आरजेडी नहीं हारी है, उनके अपनी गलत नीतियों की वजह से आरजेडी हारी है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही गोपालगंज की जनता की? गोपालगंज लालू यादव जी का गृह क्षेत्र है, और वो गोपालगंज, जिस गोपालगंज में प्र- प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब का भी जन्म धरती है। लेकिन जब मैं गया वहाँ, जो सेकुलर की बात करके सत्ता प्राप्त करते हैं, आप जा करके देखें उनके मकबरे की क्या स्थिति है। लगता ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री का मकबरा हो। तो जनता सब देखती है साहब। लालू जी का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि लालू जी कहीं ना कहीं कमजोरों की आवाज़ थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा और पढ़ा लिखा एमबीबीएस किया हुआ बेटा जो है वो चौकीदारी करेगा। तो इसका विरोध हम करते हैं साहब। तो जनता ने देखा कि जिस जनता की ताकत पे, जिस शहाबुद्दीन जी के निर्णय पे पूरा सारण क्षेत्र आरजेडी के साथ होता था, आखिर वहाँ की जनता उनसे नाराज क्यों और हमारे साथ क्यों? हम तो चुनाव लड़ेंगे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमें अधिकार है। अगर जनता को हम पसंद आते हैं तो इसमें हमारी क्या कमी रह गई साहब? उनकी अपनी कमियाँ, उनकी अपनी नाकामियाँ हैं। वो वोट तो लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद खुद का, खुद के परिवार का, नातेदार, रिश्तेदार का विकास कर लेते हैं, और हमारे वोटरों के साथ वही दुर्व्यवहार करते हैं। तो वोटर अपना नेता ढूंढ लिया है, और आप देखेंगे 2024 लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा फिल्म लिखने जा रहा है, और 2025 बगैर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार में सरकार नहीं बनेगी। आपने अभी 2024 के चुनाव की बात किया, तो आपकी पार्टी क्या कुछ तैयारियां कर रही है, क्या कुछ चल रही है? देखिए, हमारी पार्टी तो निरंतर कमजोरों की आवाज़ बनी हुई है। आपने देखा बेगूसराय में किस तरीके से जुल्म हुआ, समस्तीपुर में किस तरीके से बहन के साथ जुल्म हुआ। उस छोटे 8 साल के बच्चों को जेल में डाल दिया जाता है, और सेकुलरता की बात करने वाली सेकुलर सरकार ही उसे जेल में डालने का काम करता है, और हमारा नेता मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होता है। तो हमें उम्मीद है कि जो बिहार के मजलूम लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, चाहे वो अगड़ी जाति के हों या पिछड़ी जाति के हों, जो भी सरकार से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो हमारे साथ चलेंगे, और निश्चित रूप से हम उनका ताकत बनने का काम करेंगे। जिस तरह से कानून में फेरबदल करके और अनंत मोहन को छुड़वाया गया, और कहते हैं कि फिर से बिहार में जंगल राज आ गया और आने वाली है, और कहीं ना कहीं जो निचले जाति का लोग हैं वो नाराज है नीतीश कुमार से। आपको इस पर क्या कहना? देखिए, मेरा ये मानना है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं है, ठीक है। और निश्चित रूप से सरकार की ध्येय यही है कि क्षत्रिय वोट जो उनसे छिटक रहा था, हाँ। जो राजपूत वोट है जो उनसे छिटक रहा था, उसे अपनी ओर खींचना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज बिहार में अपने आप को बंधुआ मजदूर की तरह महसूस कर रहे हैं। एक तरफ तो हम चांद पे जाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आज भी अपराधियों में जाति देख करके उसे जमानत और रिहा करने की बात करती हो सरकार, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं?
तो मैं बिहार की जनता से अपील करूंगा, क्योंकि बिहार वो धरती है जिसने सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस दिया। बिहार राजेंद्र बाबू की धरती है। बिहार छात्र नेता जयप्रकाश नारायण जी की धरती है। लोक नायक रहे हैं वो, जिन्होंने बगैर कोई चुनाव लड़े, जबकि इंदिरा गांधी जी ने उन्हें काफ़ी प्रलोभन देने का काम किया, राष्ट्रपति तक बनाने की बात की, लेकिन वो सरकार की गलत नीतियों के आगे नहीं झुके। और उसी तरीके से आज एक नेता पैदा लिया है आपके हिंदुस्तान में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो निस्वार्थ रूप से खुद के लिए कुछ नहीं, हिंदुस्तान की आवाम के लिए संघर्ष कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता हिंदुस्तान की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है, और इस बार वो तय करेगा।